रैली के ऊपर बैन लगा गए, स्टे लगा गए। अभी हमें न्यूज कुछ पता नहीं लग पाया है कि आज माननीय न्यायालय ने क्या दिया है फैसला, लेकिन ऐसा उन्होंने डाला है, स्टे लगाया हुआ, स्टे लगा दिया है, स्टे लगा दिया। हमारे भाई ने मीडिया के भाई ने बताया स्टे लगा दिया है रैली के ऊपर, यानी नेक्स्ट रैली। अगर ऐसा किया है, मैं माननीय न्यायालय के लिए एक शब्द भी कभी मैंने आज तक ना गलत कहा है ना मैं आगे कहूंगा, लेकिन अगर सामने कुछ दिखाई देता है वो तो दुख तो होता ही है। अगर रैली पर स्टे लगाया है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं, क्योंकि वो किसान दुश्मन नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो हमारी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने आ रहे थे। हमारे बाकी इक्विपमेंट भी आते हैं, मैं आपकी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, मुझे मालूम है, हम लोग हिस्सा लेते रहे हैं। जब हम आ रहे हैं तो किसान क्यों नहीं, वो अपने ट्रैक्टर की रैली से शोभा बढ़ाना चाह रहे हैं, शोभा बढ़ाना चाह रहे परेड की। तो ये चीज अगर माननीय न्यायालय ने किया है तो मुझे इससे दुख हुआ है, मुझे दुख। बिल पे स्टे किया है, अच्छा बिल पे, सॉरी हमारे भाई ने बताया कि बिल पे स्टे किया है, तो रैली पर इसका मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सॉरी मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से ये कहे, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं दिखा, मुझे पूरा गर्व है, माननीय न्यायालय पर गर्व है। अगर ये देश टिका है तो इससे टिका है कि शायद कोई भी अत्याचार सरकार करेगी तो हमारे माननीय न्यायालय उसको जरूर सवाल खड़े करेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि इस घटना में माननीय न्यायालय की तरफ से देरी बहुत हो रही है, काफी देरी हो रही है, और अभी स्टे किया है। मैं समझता हूं अगर माननीय न्यायालय तीनों कार्य कानूनों को रद्द कर देते तो शायद ये बहुत अच्छा होता। 48 दिन से जो किसान वहां बैठे हैं, 80 के करीब किसान जान गंवा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं, और कितनी पीड़ा है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी आज तक उन किसानों के लिए नहीं कहा है। 75-80 जान गंवा चुके हैं, एक शब्द नहीं कहा सर, क्या उनका परिवार बर्बाद नहीं हुआ है? इनके घर वालों से कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं की है। प्रधानमंत्री महोदय हर जगह फेल हो रहे हैं, किसानों की तरफ से और देश की जनता की तरफ से हर जगह फेल हो रहे हैं। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए इंडोनेशिया में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, 62 हमारे यात्रियों की जान गई है, दुखद है, बहुत दुखद, हम सबको दुख है। उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कंडोलेंस मैसेज तुरंत भेजा भी चाहिए था, जरूर भेजा है, लेकिन अपनी धरती पर किसान मर गए हैं, उनकी याद नहीं आई है, उनकी आज तक याद नहीं आई है। वो किसान अपने आप नहीं मरा है, अपनी कुदरती मौत नहीं मरा है, वो इनकी लापरवाही से मरा है। मैं अगर ये कहूं कि वो सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है, ये मर्डर हुए हैं, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सरकार लापरवाही करने के लिए नहीं होती है, लापरवाही। अब देखिए बार बार सरकार क्या करी, माननीय न्यायालय को इन्होंने हल्फनामा दिया है कि ये आज अचानक नहीं बनाए हमने बिल, ये बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही थी, 2 दशक से प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री महोदय 2 दशक से चल रही थी, हमें भी मालूम है, लेकिन आप विरोध कर रहे थे इसका। पिछली सरकार लाना चाही थी, आप लोगों ने नहीं लाने दिया, प्रमाण है इसके, पूरा देश जानता है। आपके 2 मंत्रियों के तो भाषण है, मेरे पास वीडियो इस वक्त मौजूद है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय जेटली जी, दोनों ने खुद के सीना ठोक के कहा था उस सरकार को, उस वक्त की सरकार को, कि नहीं ये व्यवस्था हम बंद नहीं होने देंगे। वर्तमान व्यवस्था जो किसान की है वो कभी हम बंद नहीं होने देंगे, अगर मंडियां खत्म हुई तो केस बर्बाद होगा। उन्होंने ये भी कहा आपके एटीएम तो आ गए हैं बैंकों के, लेकिन आड़ती जो है वो किसान का कुदरती एटीएम है। जब भी किसान को पैसे की जरूरत होती है वो आड़ती से जाकर पैसा लेते हैं, वो कुदरती एटीएम है, यहां तक कहा है। तो प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकते नहीं है। आप इनकी कितने भी स्टेटमेंट 2013 की 14 की सुन लीजिए, एक भी बात इनकी सच नहीं है, सारी उल्टी है। पहले जो कहते थे आज उसका उल्टा कहते हैं, तो हमने तो इनका मीनिंग निकालना शुरू कर दिया। जो भी कोई प्रधानमंत्री महोदय स्टेटमेंट कुछ भी देते हैं हम उसका उल्टा कर देते हैं। अगर वो कहेंगे हम नौकरी देंगे तो हम उसका उल्टा करते हैं कि वो छीनने के लिए करें, और यही हो रहा है, ये आज देश हो रहा है। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री महोदय जब ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, इनकी पहली रैली रेवाड़ी में थी। रेवाड़ी में 15 सितंबर को मैं और मेरी पत्नी हम दोनों उस रैली में हाजिर थे। स्टेज के सामने, स्टेज पर हम नहीं थे, हमारे कुछ जनरल स्टेज पर बैठे थे, स्टेज के सामने पहली लाइन में हम बैठे थे। बहुत कुछ बातें कही, 3 बातें जो मुख्य थी इन्होंने सबने कहा है कि आज तक की आपकी, यानी उसको वो जो रैली थी वो भूतपूर्व सैनिकों की। प्रधानमंत्री महोदय सबकी तरफ इशारा करके कहा आज तक की सभी सरकारों ने आपके वोट बैंक को मिसयूज किया है।
मेरी सरकार बनाइए, मैं आपकी 1 रैंक 1 पेंशन जो 45-40 साल से पेंडिंग है, मैं विदिन 100 डेज उसको दूंगा, 100 दिन के अंदर मैं दूंगा। ये प्रधानमंत्री महोदय, आज भी आप देखिए मोदी स्पीच ऑन 15 सितंबर 2013 आप डालिए, यूट्यूब पर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई काला धन लाना नहीं चाहता है, लेकिन कुर्सी लेने के लिए सभी बोलते हैं हम काला धन लाएंगे, कोई नहीं लाएगा। अगर हमारी सरकार बनी 100 दिन में हम काला धन लाएंगे और 15-20 लाख रुपया सबके खाते में आएगा। 15 नहीं बोला उन्होंने, 15-20, आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। 15-20 दोनों शब्द हमने खुद सुना अपने कानों से। 15-20 लाख सबके खाते में आएगा। क्या काला धन आया? क्या 15-20 लाख आने की बजाय लोगों के नुकसान हुए हैं? और काला धन आया नहीं और चला गया। नोटबंदी जो की थी, ये देश जानता है किसने की थी, कितनी मौतें हुई उसमें, कितने भाई बर्बाद हो गए, कितने व्यापार बर्बाद हो गए। वो नोटबंदी केवल अपनों के लिए की थी इन्होंने, जो इनके तरीके थे उनके काले धन को सफेद किया है। आप चेक करा दिए बाहर का जो काला धन पहले था और इनके टाइम में जो हुआ है, कितना बढ़ गया वो, कितना बढ़ गया। इन्होंने अपने चेहरों का काले धन को सफेद किया था। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, तो ये तीसरा पॉइंट इसका जो 3 में तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये शब्द है, रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। मेरी सरकार बनाइए, एक के बदले 10 सर लाऊंगा। पूरे देशवासियों को पता है, मेरे मीडिया भाइयों को पता है, क्या एक के बदले 10 सर आए? इनके कार्यकाल में जितनी शहादतें हुई हैं, इतनी पहले कभी नहीं हुई है। कहीं ज्यादा हुई इनके कार्यकाल में, कहीं ज्यादा। पुलवामा में देखिए, और पुलवामा के हमले के बारे में मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, बहुत गंभीर साजिश है उसके अंदर। आज तक सरकार ने जांच नहीं कराई है, आज तक कोई जांच नहीं हुई इसकी। क्यों? क्या कारण है? मैं यहां से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, आप जांच कराइए और जो दोषी है उनको सजा दीजिए। कौन दोषी? इसमें गंभीर साजिश है। इससे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने 2016 में एक नया शब्द ये प्रयोग किया था, नया शब्द लाए थे, ये पूरे देश में पहली बार सुना था, सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 सितंबर में आप सब ने सुना, मीडिया भाइयों ने, आप लोगों ने चैनल पर दिखाया है, अखबारों में निकला है, सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार सुना और देश गर्व से हो गया। क्योंकि दुख की बात है, हमारे यहाँ ना आंख बंद करके अंधभक्ति करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इंडिविजुअल से नहीं, व्यक्ति से नहीं, देश से प्यार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है हम उसको अच्छा कहें, गलत को हम गलत कहें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारी। हम व्यक्ति पूजा में चले जाते, ये दुखद है। और जब इनसे कहा, यानी कुछ लोग, अरे कितने बहादुर प्रधानमंत्री हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, मैं उस सेना का हिस्सा रहा हूं, जब भी जरूरत होती है हम लोग करते रहेंगे। ये नई बात नहीं थी, हम लोग करते, ये चीजें बाहर नहीं आती। मैंने तो उस वक्त के सेना अध्यक्ष को लिखा था कि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ FIR दर्ज कराइए, ये हमारी सीक्रेट से अंदर की सेना की, बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देश वैसे का हमारा है, सब कुछ है, मगर कुछ सेना की जो सीक्रेट होती है वो कभी देशवासियों के सामने नहीं लाई जाती, क्योंकि उनको बोलता है फतेह करना है, वो कैसे करना है वहां की प्लानिंग होती है। ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय उसको बाहर लाए, सुरक्षा का इन्होंने कानून तोड़ा, बहुत गलत है, बहुत दुखद है। तो इस तरीके से ये 3 तो मेन बातें थी। लेकिन इसके बाद जो भी इन्होंने कहा है, कितनी बातें हैं, सब झूठ साबित हुई है। इनके आज जो वर्तमान गृह मंत्री महोदय हैं, उस वक्त पार्टी अध्यक्ष होते थे, एक आइटम के लिए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान रैली में कहा है, जब मीडिया ने पूछा कि आपने 15-20 लाख देने की बात कही थी काला धन ला के, उन्होंने कहा है, साफ कहा है, वो जुमला था। तो क्या जुमले सुन के सरकार बनेगी हमारी? इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मैं माननीय न्यायालय से अपील करूंगा, इनके ऊपर रोक टोक होनी चाहिए। जो भी वादे किए जाते हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं पूछता हमारे देश में, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 2019 के चुनाव, मैंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फेसबुक पर लिखा था, आर्टिकल लिखा था, जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको पता है। मैंने कहा इस सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसी ही कुछ करेंगे, मैंने उसने लिखा है। मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन मुझे महसूस हुआ था, मैंने लिखा। और जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं सब ये हो रहे हैं, अरे सर आपने तो बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणी की, और वो वही हुआ है, जो मैंने उसमें लिखा वही हुआ है। 2019 के चुनाव से पहले वही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सबने देखा है। बहुत दुखद है ये बहुत दुखद है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान जो सरकार है
ये हमारे देश में सबसे गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है। सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये देखिए, एक तो ईवीएम का हो गया, ईवीएम से सरकार बना रहे हैं। दूसरा, एक भयंकर खेल और खेलते हैं हमेशा, वोट नहीं मिली कोई बात नहीं है, ये तुरंत एमएलए खरीद लेते हैं, ये व्यापार करते हैं तुरंत एमएलए के पास पैसा कोई कमी नहीं है। भारतवर्ष में जितना पैसा है आधा पैसा अकेले इस पार्टी के पास है। 800 करोड़ का मुख्यालय दिल्ली में बनाया है। अब देखिए, किसानों के जो लंगर चल रहे हैं, एक भाई है सरदार जी, मैं नाम भूल गया, शायद अमर सिंह नाम है, कोरोना के टाइम, इस महामारी के टाइम पर उन्होंने फ्री लंगर लगाया था, लाखों लोगों को खाना खिलाते थे। और सरकार के आदमियों के मुंह से मैंने कई बार सुना है उनकी तारीफ करते हुए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही सज्जन अभी किसानों के लिए लंगर लगाया, वही सरकार जो पहले अच्छा कहती थी आज कह रही है पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां। बहुत शर्म की बात है। अरे सरकार, अच्छे को तो अच्छा बोलो, उस टाइम तो शाबाशी दे रहे हैं, आज उसको बोले पैसा कहां। मैं पूछता हूं सरकार से, 800 करोड़ कहां से लाया आपने, मुख्यालय बनाया कहां से लाया पैसा, पूरे देश भर में के कितने ऑफिस बने हैं सबको पता है, वो पैसा कहां से आया बताइए सरकार। वो नहीं बताएंगे। कोरोना की आड़ में एक पीएम केयर फंड बना है, हजारों करोड़ उसमें आया है, कोई पूछ नहीं सकता इनसे, नहीं पूछ सकता। आप पूछेंगे आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा देशद्रोही। यानी देशद्रोही और देशभक्त का पैमाना शायद इन्हीं से सीखना होगा हमें। क्या पैमाना है देशभक्ति का, ये मुट्ठी भर लोग। आजादी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आज वो देशभक्ति का नाटक करते हैं, आज वो अपने आप को देशभक्त बोल रहे हैं और हमारे आप को देशद्रोही बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म की बात है ये। देशद्रोही ये है जो सरकार में बैठे, क्योंकि पुराना इतिहास बताता है। मैं आज नहीं बता रहा हूं, पुराना इतिहास बताता है। इनके पुराने स्टेटमेंट देखिए, मैंने इनकी सारी स्टेटमेंट सुनी है, मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं उनको। मैं उनको लेके आऊंगा, बंगाल की पवित्र भूमि पर लेके आऊंगा, मैं सुनाऊंगा आपको। एक तरफ वो चलेगी, एक तरफ ये चलेगी, इनको पता चलेगा इनकी औकात क्या है। मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल ना मैंने कभी किया है, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ये कृषि बिल क्यों वापस नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? ये देश नहीं चाहता तो तुम क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो? माननीय न्यायालय से मैं फिर अपील करना चाहूंगा, प्लीज इनको कैंसिल कर दीजिए, वरना अब देखिए ये साजिश चल रही है। मैंने कल भी मेरा दिल्ली से फोन आया था, यहाँ इंटरव्यू मेरा करीब पौना घंटा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी कहा है ये साजिश कर रहे हैं सरकार कि हम इनके ट्रैक्टर को दिल्ली में नहीं आने देंगे। मैंने उनसे निवेदन किया है ऐसी भूल मत करना, मत रोकना, क्योंकि ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ आएगा, तिरंगा लहराता हुआ आएगा। आप तिरंगे को रोकने की कोशिश मत करना सरकार, इससे गंभीर और कुछ नहीं हो सकता है। आप तिरंगे को हाथ नहीं लगाना, तिरंगे को चुनौती नहीं देना। तिरंगे की क्या वैल्यू है ये हम समझते हैं, सैनिक समझते हैं। देखिए जब तिरंगा लहराता है तो कई भाई बहन हमारे कहते हैं कि हवा जब चलती है तो तिरंगा लहराता है, नहीं। हमारा जब सैनिक सांस लेता है, कुछ शहीद हो गए हैं, आजादी दिलाते दिलाते शहीद हो गए हैं, कुछ सैनिक जिंदा हैं। जब वो सांस लेता है उसके सांस से तिरंगा लहराता है, हवा से तिरंगा नहीं लहराता है, उस सांस से लहराता है। और उस तिरंगे का मान नेताजी भली भांति समझा के गए हैं, तिरंगे का क्या मान है वो हमें मान तिरंगे का कम से कम रखना होगा। हम तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे, तिरंगे पर आंच नहीं आने देंगे। मैं समझता हूं अगर हम इस काम में कामयाब हुए तो शायद यही हमारे महान शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही गुरु रविंद्रनाथ जी की भावनाओं का भारत कहलाएगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का भारत कहलाएगा, उनके सपनों का भारत कहलाएगा। और यही जो भारत बनेगा वो हमारे महान शहीदों के सपनों का भारत होगा। ये मैं समझता हूं आजादी के बाद 73 साल में शायद ये पहला मौका होगा। अगर मेरे बंगाल के भाई बहनों ने मेरी अपील को मंजूर कर लिया स्वच्छ राजनीति का, तो ये पहला मौका होगा जो कि विधानसभा में जनप्रतिनिधि चुन कर जाएंगे, पार्टी प्रतिनिधि नहीं। कहीं भी लिखे नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम पार्टी बनाने के हक में नहीं थे, सैनिक हक में नहीं थे। हमारे संविधान में एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा पार्टी का।
एक शब्द भी पार्टी के बारे में नहीं लिखा है, केवल उसमें लिखा है मतदाता और उम्मीदवार। तो हम लोगों ने संविधान को पढ़ा और हर सरकार कहती है, हर पार्टी कहती है कि हम संविधान के हिसाब से देश को चला रहे हैं। अगर सचमुच संविधान के हिसाब से देश चलता तो सरकार बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टी का नाम कहीं भी नहीं है। हम लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया, अगर संविधान में पार्टी का नाम नहीं है तो पार्टी क्यों है, हम उनको खत्म कराएंगे। तो हमने पार्टी को खत्म करने के लिए एक एनजीओ रजिस्टर किया, मतदाता जागृति संगठन। मेरी पत्नी संतोष मलिक उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके मत के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, उनके अधिकार के बारे में बता रहे हैं, और उनसे हम कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ ही बातें और करके मैं जल्दी खत्म करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्वामी जो है विवेकानंद जी का जन्मदिन है, मैं नमन करता हूं एक बार फिर से। उनकी पवित्र भूमि पर आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सब भाई बहनों के दर्शन हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं जो भी बात कहूंगा दिल से कहूंगा, आत्मा की गहराई से कहूंगा, दिखावे के लिए कभी नहीं कहूंगा। जो कहूंगा उसमें कायम भी रहूंगा। इन सरकारों की तरह मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये जुमला था, मैं कोई जुमला नहीं कहूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। मैंने कुछ एक 2-4 पॉइंट है, कुछ एक को बता दिया आपको, कुछ एक चीजें देखिए। इन्होंने ये जो लॉकडाउन के टाइम में एक डायलॉग एक बनाया, इन्होंने एक फ्रेज दिया, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये सरकार का मानसिकता सोशल डिस्टेंसिंग के शब्द से झलकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरियां। हमें सामाजिक दूरियों की जरूरत नहीं थी, हमें शारीरिक दूरियां करनी थी। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया। फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग बताया है। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर पढ़े लिखे होते तो इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बताते। पूरे देश में सोशल डिस्टेंस, एक बार जो शब्द निकल गया वही लग गया बार बार। तो ये उनकी मानसिकता झलकाता है कि वो सामाजिक दूरियां बनाने में यकीन करते हैं। वैक्सीनेशन निकला है, पता नहीं अलग अलग किस्म की बातें आ रही हैं, शायद वो खराब है, एक जगह बताते हैं कि मौत भी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप लोग वैक्सीनेशन सबसे पहले अपनी सरकार को लगाइए, अपने नेताओं को लगाइए, अपने सांसद और विधायकों को लगाइए। अगर वो ठीक ठाक है, बाद में जनता को लगाइए। आप जनता को क्यों शिकार बना रहे हैं, पहले आप लगाइए। उनको फिर किसी ने बातें कही है, उन्होंने मना कर दिया। क्या इसके पीछे क्या है? कुछ तो सियासत है, कुछ तो चाल है, वो लगवाना नहीं चाहते और जनता को लगाना चाह रहे हैं। क्या कारण है? तो मैं ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, पहले नेताओं को लगवाइए, सबको, जितने पॉलिटिशियन हैं, उसके बाद में जनता लगवाएगी। आप देखिए, इस सरकार की एक मानसिकता रही है, जब भी कभी चुनाव आने वाले होते हैं, मुझे बहुत, प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, मुझे डर लग रहा है। अभी बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, ये पवित्र भूमि पर भी चुनाव होंगे, मुझे डर लग रहा है कुछ ना कुछ ये कराएंगे। क्योंकि ये दिल्ली के चुनाव के टाइम में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के टाइम दिल्ली में दंगे हुए थे, आप सबको याद है। उसी दिन ट्रंप साहब आए थे, उसी दिन दंगे हुए थे, इसी सरकार के कराए हुए थे, इसी पार्टी के कराए हुए थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ध्यान रखा है, बाकी आप बंगाल के भाई हैं, कलकत्ते में रह रहे हैं, आपको ज्यादा पता है। मुझे ये सुनने में आया है कि वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष यहाँ कलकत्ता दौरे पर आए थे और उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था। लेकिन मैं, प्रमाण मेरे पास नहीं है, मुझे कई जगह से पता चला है इसी पार्टी के लोगों ने खुद वो अटैक को अंजाम दिया और दूसरी पार्टी को बदनाम किया, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं मालूम ये सच क्या है, मैं यहाँ नहीं था, आप तो यहाँ थे, आपको पता है सच्चाई क्या है, लेकिन मैंने जो सुना मैं वो कह रहा हूँ। अक्सर ये लोग ऐसा करते रहे हैं, दंगे खुद करवाते हैं, दूसरों की आड़ में नाम दूसरों का ले लेते हैं, ये बहुत दुख है। फिजूल खर्ची, इस सरकार की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी ये कुछ भी देख नहीं रहे हैं, हमारे हार्ड एंड मनी को बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी, खूब पैसा लगा, नमस्ते ट्रंप यहाँ पर हुआ। अभी एक नया संसद भवन बनाने की पूरी माननीय न्यायालय में भी परमिशन दे दी है। मैं भी माननीय न्यायालय से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वहां जाकर भी मैं अपील करूंगा कि इसको रोकिए, जरूरी नहीं है। पहले का जो संसद भवन बनाया है बहुत मजबूत है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आज जो हमारी बिल्डिंगें बन रही है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। 93 साल हुए उसको,
बाहर विदेशों में 300 साल से बिल्डिंग अभी तक है, उसका क्या बिगड़ गया? और ये जो हमारे वर्तमान सांसद जो है, ये तो उसमें बैठने लायक भी नहीं है, क्योंकि केवल लड़ना है, झगड़ना है, उल्टे सीधे काम करने। इनको तो कोई तंबू में जगह दे देनी चाहिए। मैं समझता हूँ तंबू में, हमारा किसान बैठा तंबू में, तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? ये क्या ऊपर से डायरेक्ट छोड़ गए हैं? ये भी हमारे बीच में से गए हैं, तो इनको वहां बैठने में क्या दिक्कत है? वर्तमान संसद भवन नहीं चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आगे हमें ये रोकना होगा। गरीब के सर पर छत नहीं है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो इनको क्यों चाहिए नया संसद भवन? केवल अपने शौक के लिए। प्रधानमंत्री महोदय 8500 करोड़ का जहाज लिया है, क्यों? वर्तमान जहाज ठीक नहीं है क्या? उसमें नहीं कर सकते। ये नालायक खर्चे मैं आपको बता रहा हूं। रफाल का सौदा हुआ है, रफाल का सौदा देखिए, इस देश में बोफोर्स सौदा हुआ था, जोर शोर से यही लोग चलाए थे। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूर हुआ होगा करता, लेकिन ये रफाल का उससे कहीं भयंकर सौदा है, लेकिन कोई आगे नहीं आने देगा। ये तानाशाह है, तानाशाह तरीके से मना कर रहे हैं। जो बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है, वो बली का पक्का बन जाता है। मगर हमें चिंता नहीं है, हम देश के सैनिक हैं, सैनिक रहे हैं, देश की रक्षा करते रहे। हमें अगर हम सच्चाई कहने से कभी नहीं चुकेंगे। और मैं और मेरी किसी जब घर से निकलते हैं, हम दोनों कहते हैं, अपने बच्चों को भी कह रखा हमने, बच्चों को भी कह रखा है। 2 बेटियां हमारी, एक बेटा था, वो आज दुर्भाग्य से नहीं है इस दुनिया में। 14 साल पहले, 30 साल की उम्र में, वो आज ही के दिन हमको छोड़ के चला गया। आज के दिन स्वर्गवास हुआ था। विवेकानंद जी का जन्मदिन है, हमारे बेटे की आज का शहादत दिवस है। आज बेटियां हैं, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी अगर तकलीफें हैं, उनको हम ध्यान देंगे तो केवल वहीं तक हम सीमित रहेंगे। हम चाहते हैं 140 करोड़ लोग, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जो हैं, हम सबका ध्यान करेंगे, तो इसी के बीच में हमारी बेटियां भी आएंगी, उनकी भी अपने आप रक्षा हो जाएगी। हम वो मकसद लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे सैनिकों की एक मन रैंक पेंशन थी, इन्होंने वायदा किया था 100 दिन का, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन सैनिकों ने इंतजार किया, नहीं दिया। सैनिकों ने फिर जाकर के भूख हड़ताल कर दी, तब इन्होंने दिया है, लेकिन वो भी नकली दिया है, वो पूरी तरह से नहीं दिया है। इसके बाद देखिए कितनी घिनौनी हरकतें। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कहा था इन्होंने, महिला सुरक्षा के लिए। महिला सुरक्षा क्या हालत है जेल में, आप सब जान रहे हैं। और जितने कांड हो रहे हैं, जितने रेप केसेज हो रहे हैं, ज्यादातर में इनके नेता शामिल हैं, ज्यादातर में इनके नेता शामिल हैं। डूब मरने की बात है ये सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए डूब मरने की बात है। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? संसद में जितने बैठे हैं, सबसे ज्यादा करप्ट इसी पार्टी के हैं। दुखद है, ये बहुत दुखद है। ऐसे लोग वहां बैठने लायक नहीं है। अब प्रधानमंत्री महोदय लंबी लंबी गाड़ी पर आ रहे हैं आज तक, शायद वो टैगोर साहब का सपना देख रहे होंगे, टैगोर साहब बनने का कोशिश करें। मैं कहूंगा टैगोर साहब आप बनिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी दाढ़ी बनाइए, कोई नहीं, चरित्र पहला जरूरी है। टैगोर साहब के चरित्र को बनाइए, केवल गाड़ी से काम नहीं बनेगा, चरित्र। श्री राम मंदिर बना है, चलिए बनना शुरू हो गया, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मंदिर अगर बन रहा है तो मंदिर के साथ श्री राम प्रभु के चरित्र को भी अपनाइए। क्या श्री राम प्रभु जनता को पीड़ा देते थे? क्या तकलीफ देते थे या तकलीफ हारते थे? ये तकलीफ दे रहे हैं, ये मंदिर की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की। ये उनके चरित्र को कभी ना माना है, ना मानेंगे। मैं जल्दी में आपके 2 मिनट में मैं खत्म करता हूं। अस्पतालों की हालत देखिए, अस्पतालों में आंख बंद करके बच्चे मर रहे हैं, कितनी लापरवाही हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब इन्होंने चार्ज लिया था वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, कितने बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। अभी हाल में एक केस और हुआ है, शमशान की छत गिर गई, शमशान घाट की, 27 लोगों की मौत होगी। देखिए एक नई ऐसी वर्ल्ड में धरती पर पहली बार घटना हुई है, जब कोई किसी भाई बहन की मृत्यु होती है तो मृत शरीर को हम शमशान में ले जाते हैं। पहली बार शमशान घाट से मृत शरीर को घर में लाया गया है, ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पहली बार हुआ है। शमशान घाट से मृत शरीर को घर में लाया गया है, ऐसी घटना पहले नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने बोला जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय सबसे ज्यादा बड़े दोषी आप हैं, आप सरकार के मुखिया, आप दीजिए इस्तीफा, पहला केस आप पर चलना चाहिए। आपके नीचे हो रहा है भ्रष्टाचार, हो रहा है तो ऊपर के इशारे से होता है, ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, एक बार थोड़ा सा परिचय करवा दीजिए, सब जन जो डाइस में बैठे हुए उनका परिचय करवा दीजिए। बैठे कुछ मेरे ख्याल से हमारे मीडिया हाउस की तरफ से, प्रेस क्लब से शायद समय की कुछ पाबंदियां हैं। सॉरी अगर हमने कुछ ज्यादा कर दी, क्योंकि ये देश का मामला है, प्रदेश का मामला है, शुद्ध करने का मामला है, तो थोड़ा लग गया इसमें समय। परिचय करवा दीजिए।
मेरे साथ में दीपक है, ये हमारे संयुक्त सचिव हैं, पार्टी के संयुक्त सचिव हैं। पूरा नाम बता दीजिए। दीपक कुमार, दीपक कुमार ये पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त सचिव हैं। अमन कुमार ये आपके साइड में बैठे हैं, ये हमारे आईटी सेल के इंचार्ज हैं, आईटी सेल के। मिसेज संतोष मलिक ये मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, 50% हमने सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की है। 50% महिलाओं के पुरुषों को बराबर सीटें हैं। तो ये इधर हमारे अरुण बैनर्जी, दीपक घोष। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस देश की हालत को सुधारने की तरफ अपना योगदान दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। देखिए